Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. So let's begin today's episode. First question is, how many types of emergencies are provided under the Constitution of India 1950? 1, 2, 3 और 4? भारतीय संविधान 1950 में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा की गई है? 1, 2, 3 या फिर 4? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3. The Constitution of India 1950 provides for 3 types of emergencies such as national emergency under Article 352, state emergency or president's rule under Article 356 and financial emergency under Article 360. Each type of emergency has distinct provisions and circumstances under which it can be declared. भारत का संविधान 1950 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान करता है, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल. बता दें कि प्रत्येक प्रकार के आपातकाल के लिए अलग अलग प्रावधान और परिस्थितियां होती हैं जिनके तहत उसे घोषित किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, under which chapter of Part 6 of the Constitution of India 1950 are the provisions related to high courts in the states provided? Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5 और Chapter 6? भारतीय संविधान 1950 के भाग 6 के किस अध्याय के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या फिर अध्याय 6? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चैप्टर 5. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अध्याय 5. Chapter 5 of Part 6 of the Constitution of India 1950 deals with the high courts in the states. This chapter includes provisions from section 214 to section 232 outlining the establishment, powers and functions of the high courts in various states. भारतीय संविधान 1950 के भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित है. इस अध्याय में धारा 214 से धारा 332 तक के प्रावधान शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना, शक्तियों और कार्यों को रेखांकित करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कंज्यूमिंग अ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दैट इज नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 27 subsection A of the NDPS Act? Imprisonment up to 1 year, imprisonment up to 6 months, imprisonment up to 3 months और imprisonment up to 2 years. NDPS अधिनियम की धारा 27A के अंतर्गत निर्दिष्ट ना की गई मादक दवा या मनः प्रभावी पदार्थ का सेवन करने पर क्या सजा है? 6 वर्ष तक कारावास, 6 महीने तक कारावास, 3 महीने तक कारावास या फिर 2 वर्ष तक कारावास? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 महीने तक कारावास. Recently, in the Ibn Shijil versus State of Kerala case, the Kerala High Court ruled that the smell of a narcotic on a person's breath is insufficient grounds for charging them under NDPS Act. For consuming a narcotic drug or psychotropic substance that is not specified under section 27A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, that is NDPS Act, prescribes imprisonment for a term that may extend to 6 months or a fine that may extend to 10,000 rupees or both. हाल ही में इब्न शिजिल बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति की सांस में मादक पदार्थ की गंध एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त आधार है. मादक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 27A के अंतर्गत निर्दिष्ट ना होने वाली किसी मादक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का सेवन करने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों का प्रावधान है.
Next question. What does Section 12, subsection 1 of the Juvenile Justice Act 2015 primarily deal with? Sentencing guidelines for juveniles, bail for juveniles, rehabilitation and reintegration of juveniles और establishment of juvenile justice boards. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12(1) मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किशोरों के लिए सजा संबंधी दिशा निर्देश, किशोरों के लिए जमानत, किशोरों का पुनर्वास और पुनः एकीकरण या फिर किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बेल फॉर जुवेनाइल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोरों के लिए जमानत। Recently, in the case of juvenile in conflict with law V versus State of Rajasthan and another, the Supreme Court granted bail to a juvenile held for over a year, criticizing lower courts for not specifically applying the provision to Section 12(1) of the Juvenile Justice Act. This provision allows for bail unless there are specific concerns about the juvenile's safety or justice. हाल ही में कानून के साथ संघर्षरत किशोर वी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखे गए किशोर को जमानत दे दी, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 1 के प्रावधान को विशेष रूप से लागू नहीं करने के लिए निचली अदालतों की आलोचना की गई। यह प्रावधान जमानत की अनुमति देता है जब तक कि किशोर की सुरक्षा या न्याय के बारे में विशेष चिंताएं ना हो। Last question. Which section of the Transfer of Property Act is related to the oral transfer? Section 8, Section 9, Section 10 और Section 11. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक हस्तांतरण से संबंधित है? धारा 8, धारा 9, धारा 10 या फिर धारा 11? The correct answer is option B, Section 9. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 9. Section 9 of the Transfer of Property Act provides for oral transfer, which provides that a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 9 में मौखिक हस्तांतरण का प्रावधान है, जिसके अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण प्रत्येक मामले में लिखित रूप के बिना भी किया जा सकता है, जिसमें कानून द्वारा लिखित रूप में हस्तांतरण की स्पष्ट रूप से आवश्यकता नहीं होती है। Now is the time for practice question. Active concealment of act is associated with coercion, fraud, misrepresentation और mistake. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कृत्य को सक्रिय रूप से छिपाना किससे संबंधित है? जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयानी या फिर गलती? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।